आज हम एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलने के लिए आए हैं। FYI, we have traveled all the way from Gurugram to Pune, and it's all worth it. Come on. Hi, Shubha. Welcome Thank you to so my much for office. having us here. This is your office. Yes. Very aesthetic, Thank you. very artistic, as if I've almost entered an art gallery. आपको कभी भी कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं नजर आएगी जिसकी स्टॉक मार्केट अंडर डेवलप्ड हो। डोंट सेल इन अ राइजिंग मार्केट, डोंट बाय इन अ फॉलिंग मार्केट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आई ऑलवेज सेड दो ही चीजें आनी चाहिए। एक, मैं कैसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करूं इन्वेस्ट करने के लिए? पहले कंपनी मत चूज करो, पहले इंडस्ट्री चूज करो। बहुत प्रॉफिट बना रहे हो, सैलरी देने को पैसा नहीं है, क्या फायदा? There is no such thing called maximum profit. There is no such thing called minimum loss. मेरे को सैटरडे इवनिंग ब्लूज होते थे कि कल संडे है, काम नहीं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी एक कॉमन बीमारी है। So when I talk about him, I must tell you, he is not just a CA. He is a storyteller of numbers. ये आप खुद ही जान लेंगे अगर आप आगे का पूरा इंटरव्यू देखेंगे। He is an author, he's a guru, and अभी वो एक मिशन पर है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इतना कॉमन बना दे, as common as reading and writing. Let's welcome डॉक्टर अली लामा। सर, हाल ही में आपने अपने एक वीडियो में कहा था कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज लाइक अ नेशनल ड्यूटी। व्हाई डू यू थिंक दिस? मैं बहुत बार बोलता हूँ ये, इवन दो आई एम नॉट अ स्टॉक ब्रोकर, आई एम नॉट अ स्टॉक एडवाइजर, I don't say it because I want to increase my business, but I genuinely believe कि investing in shares national duty ही है। ये समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन आपके पास कोई यंगस्टर स्टार्टअप फाउंडर आता है एंड ही सेज, शोभा मेरे पास बहुत अच्छी आइडिया है, इट कैन चेंज द वर्ल्ड। पैसा नहीं है और आपके पास पैसा है। एंड ही सेज, आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो, हम दोनों मिलके मेरी आइडिया आपका पैसा, इसको हम कई गुना मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ ऑफ अस विल बिकम रिच। तो शोभा, इन्वेस्ट विद मी, मैं आपका पैसा मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर दूंगा 25 साल के बाद। वुड यू बी इंटरेस्टेड? चांसेस आर नो। आपको क्या पुट ऑफ करेगा? 25 साल। यू नो, यू माइट से आज पैसा है मगर आई माइट नीड इट लेटर। बट अब इमेजिन करो आपके पास कोई आता है सेइंग, यू नो, मेरे पास आइडिया है, ये है, आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो, ये करेंगे, वो करेंगे, और जब भी आपको पैसा चाहिए आई विल रिटर्न इट टू यू। वुड यू नॉट बी फार मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग? स्टॉक मार्केट ये करता है। स्टॉक मार्केट आपको एग्जिट रूट देता है। जब आपके पास पैसा है आप इन्वेस्ट करो, जब भी आपको चाहिए पिक अप द फोन, कॉल द ब्रोकर, से मुझे बेचना है, एंड यू गेट योर मनी बैक। बट नाउ इमेजिन आपने ब्रोकर को फोन किया, मुझे पैसा वापस चाहिए, ब्रोकर ने सेल ऑर्डर प्लेस किया मगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट इज लैकलस्टर। पूरा लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो। पॉइंट इज, व्हेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अस इन्वेस्ट देश में, तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत एक्टिविटी होती है। जब एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है, किसी को भी खरीदना है उसको सेलर मिल जाता है, जिसे भी बेचना है उसको बायर मिल जाता है। When buyers and sellers find it easy to locate each other, you are more inclined towards investing. जब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंक्लाइंड होते हैं तो ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स, ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं, बिकॉज उनको पैसा रेज करना रिलेटिवली ईजी लगता है। जब ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पैसा रेज करेंगे, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगी, जीडीपी बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। और ये सब कहाँ शुरू हुआ? क्योंकि आपने और मैंने बोला वी मस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। और मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपको कभी भी कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं नज़र आएगी जिसकी स्टॉक मार्केट अंडर डेवलप्ड हो।
यानी कि देश की डेवलपमेंट और स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट में कोई कनेक्शन, Equal. which led to which I don't know. And if you and I want to contribute to nation building, an easy way is we should all be investors. It's a national duty. And make profit as well. And this is a wonderful duty जिसमें आपका भी फायदा होता है, देश का भी फायदा होता है. Correct. True. सर हम एग्जिट की बात कर ही रहे हैं तो लॉट ऑफ पीपल मेक कॉमन मिस्टेक्स while exiting a stock, also while buying. So how to buy and how to exit? Markets go up and down, up and down, up and down. खरीदते हैं, मार्केट ऊपर गई तो लोग बोलते हैं चलो प्रॉफिट बना लेते, बेचते हैं, एंड देन बेचने के बाद ऊपर जाती रहती है. देन यू स्टार्ट रिग्रेटिंग. या आपने खरीदा, मार्केट ने अगर थोड़ा नीचे हुआ, आपने बोला खरीद लेते हैं इसको, और खरीदने के बाद इट गोज ऑन फॉलिंग. सो आई ऑलवेज सेड डोंट सेल in a rising market, don't buy in a falling market. जब राइज हो रहा है तो उसे होने दो, जब गिरना शुरू होगा that is the time to sell. जब गिर रहा है तो गिरने दो, जब बढ़ना शुरू होगा that is the time to buy. अब ये बोलने को आसान है. So this falls into an area called technical analysis, जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी रूडिमेंट्री बात कर रहा हूं. So point is, markets go up, come down, go up, come down, it moves in waves. तो मेरा लॉजिक है, जब ऊपर जा रहा है नीचे आएगा तो हर बार नीचे आता है, मगर जब फिर ऊपर जाएगा और इस बार पीक पिछले पीक से लो है, और फिर जब गिरेगा ये बॉटम पिछले बॉटम से लो है, दो डाउन मतलब शायद फॉलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है. फुल प्रूफ नहीं है, कभी कभी फिर चढ़ सकता है, बट यू फॉलो कंसिस्टेंटली. Similarly, when market falls and it goes up and it falls, मगर इस बार जब फॉल हुआ पिछले बॉटम से लो गया और पिछले बॉटम से ऊपर गया, जब हाई इज हायर देन अर्लियर बॉटम, यानी कि राइजिंग फेज स्टार्ट हो गया है. After two falls, it's a falling phase. Okay. After two rises, it's a rising phase. Okay. So time to get in is second top. Time to get out is second bottom. Oh, Not foolproof. But if you do it consistently, 7 times out of 10 आपको काम आएगा. बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है. आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि अ ट्रेंड यू नीड टू ऑब्जर्व लाइक दिस. नहीं, मुझे पता है तो उनको, मैं तो खैर स्टॉक मार्केट वाला हुई ही नहीं, तो उनको तो ज़्यादा पता होना चाहिए. सर बहुत से यंग व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्हें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है. सो व्हाट शुड दे कीप इन देयर माइंड्स? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, आई ऑलवेज सेड 2 ही चीज़ें आनी चाहिए. एक व्हाट, दूसरा व्हेन. व्हाट इज क्या खरीदना है, और व्हेन कब खरीदना है, कब बेचना है. आई एम मोर ऑफ अ फंडामेंटल पर्सन बिकॉज फाइनेंस सब्जेक्ट के एंगल से, हाउ टू रीड बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा, टेक्निकल I don't understand, but there are experts who do understand. So what depends on your ability to do fundamental analysis. आप एक अच्छा शेयर खरीदो. अच्छा शेयर लेने का फायदा ये है कि अगर मार्केट गिर भी जाती है तो you're not overly worried कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, इवेंचुअली फिर चढ़ेगा. और टाइमिंग इज एवरीथिंग. आपने बहुत बढ़िया शेयर लिया, अगर गलत टाइम पे खरीदा तो लाइफ लॉन्ग भी होल्ड करोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा. You pick up a third grade share, get in at the right time, get out at the right time, you still make money. So ideally दोनों करने को ट्राई करना चाहिए. तो सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बाइंग अ गुड शेयर और बाइंग इट एट द राइट टाइम? I think timing is more important. Like I said, you buy a good share at the wrong time, you may never make money. हर्षद मेहता स्कैंडल के पहले ACC, one of the finest shares there was, वो 15,000 चला गया था. Had you bought ACC then, you may hold on for the rest of your life. It may not reach that level. What's the point of buying a good share at a wrong time? Exactly. मगर आप बकवास शेयर ले लो, सही समय पे लो, सही समय पे बेच दो, you'll still make money. So, if you insist on choosing one, I'm saying when, ideally do both. Choose a good share at the good time. That is the best thing to do. Both matter. मैं कैसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करूं इन्वेस्ट करने के लिए? यू नो, ये सवाल छोटे हैं, आंसर्स बहुत बड़े बड़े होने चाहिए. आई रन लॉन्ग कोर्सेज वेयर
अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो वही प्रिंसिपल यूज करो टू रन अ बिजनेस वेल. अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वही प्रिंसिपल यूज करो टू चूज अ गुड शेयर. इट अप्लाइज अक्रॉस. सो इट कैन रन इन टू डेज. मगर अगेन आपको 2 मिनट का आंसर चाहिए तो मेरे पास एक छोटा फॉर्मूला भी है कि 4-5 क्राइटेरिया आप अपने सामने रखो. आई ऑलवेज से ये क्राइटेरिया वो हैं जो आपको बताते हैं कौन सा शेयर नहीं खरीदना. सो अ गुड स्ट्रैटेजी इज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी पहले कंपनी मत चूज करो, पहले इंडस्ट्री चूज करो. इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करना कम मुश्किल है. कौन सी इंडस्ट्री का इमीडिएट फ्यूचर अट्रैक्टिव लगता है. इट्स एवरीथिंग इज फेवरेबल, डिमांड सप्लाई फेवरेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज. थोड़ा सा स्टडी करोगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स, बिजनेस चैनल्स, बजट में अगर पढ़ लो कि क्या किसको एनकरेज कर रहे हैं, तो वंस यू चूज द राइट इंडस्ट्री आपने मेरे हिसाब से आधा पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी हैज बीन एलिमिनेटेड. अब वंस यू चूज द इंडस्ट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस इंडस्ट्री में कौन सा कंपनी का खरीदना है. देयर द फंडामेंटल एनालिसिस कम्स इन. और मेरे 2-4 क्राइटेरिया ये हैं कि मेक श्योर थोड़ा पीछे जाओ, आज का डेटा देखो, पिछले क्वार्टर का देखो, उससे पिछले का देखो, पिछले साल का देखो. एंड उसका अगर आप सेल्स ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी अप. हज़ारों कंपनीज हैं चूज करने के लिए. वाई वुड यू वांट टू गो आउट ऑफ योर वे एंड बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी जिसकी सेल या तो स्टैग्नेट हो रही है या गिर रही है. तो क्राइटेरिया नंबर 1, सेल्स शुड बी अप. सेल्स ऊपर जाना बाय इटसेल्फ मीन नथिंग. ये फ़ोन मैं अगर आपको 10,000 का देता हूँ नॉर्मली, मैं सडनली 5,000 बोलूँगा तो मेरी सेल बढ़ जाएगी, मगर प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अ सेल. सेल हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल सेल, जेन्युइन सेल्स. तो एक दूसरा ग्राफ बनाओ ग्रॉस प्रॉफिट का. एंड आई फील ग्रॉस प्रॉफिट ग्राफ पैरेलल होना चाहिए सेल्स ग्राफ के मिनिमम. अगर पैरेलल से कम है दैट मीन्स समवेयर दिस कंपनी इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्राइसिंग. और अगर ज्यादा फास्ट जा रहा है, सेल 10% से बढ़ी और ग्रॉस प्रॉफिट 11 से बढ़ा, फैंटास्टिक. थोड़ा भी ग्रॉस प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट इज अमेजिंग. बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट इजी. फिर एक नेट प्रॉफिट होता है. एक कॉन्सेप्ट होता है लेवरेज का जो यहां नहीं समझा सकते. लेवरेज मतलब जब फिक्स्ड कॉस्ट होता है कॉस्टिंग स्ट्रक्चर में, इनकम गोज अप, जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं दोज गो अप इन द सेम प्रोपोर्शन. फिक्स्ड कॉस्ट डोंट गो अप. बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट डोंट गो अप, प्रॉफिट गोज अप एट अ फास्टर पेस. तो नेट प्रॉफिट आते आते तो फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस हो गया है. सो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ शुड बी एट अ पेस फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट. सो ये ग्राफ कन्वर्ज होना चाहिए टुवर्ड द सेल्स ग्राफ. ये 3 क्राइटेरिया तो पहली बात हो गई. यू वांट टू आइडेंटिफाई अ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी. इसकी सेल ऊपर जा रही है, जेन्युइन सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, नेट प्रॉफिट इज गोइंग वंडरफुल. फिर एक और क्राइटेरिया आई सजेस्ट इज अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग्स पर शेयर अब ईच वन कैन डिसाइड हिज ओन. यू मे डिसाइड, मैं एक प्रिंसिपल बना लो, आई विल नॉट टच अ शेयर अनलेस इट्स EPS इज 10 फॉर एग्जाम्पल. और माई थिंकिंग इज उस इंडस्ट्री का एवरेज EPS फाइंड आउट करो, मिल जाएगा. I would suggest don't buy the share unless this company's share is higher than industry average. Okay. अगर किसी का एवरेज अगर किस इंडस्ट्री का 12 है तो कुछ कंपनीज होंगी जिनका 4, 5, 6 भी है, पर कुछ होंगी जिनका 15, 18, 20 भी है, क्योंकि एवरेज है. So pick up the ones which are higher than industry average. But then all these criteria help you choose a good company. But that doesn't mean I want to buy it. तो मुझे तो प्रॉफिट बनाना है ना. This good company's share may be available at a very high price. So I don't want to buy a good share for the heck of it. I want to buy a good share where I can make a profit. So वो आखिरी क्राइटेरिया एक लगाना चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो. So price earning ratio preferably इंडस्ट्री एवरेज से कम होना चाहिए. A lot of companies are there जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन फिर भी उन्हें लिक्विडिटी क्राइसिस रहता है. ऐसा क्यों? That's pretty normal because कई लोग नॉन फाइनेंस जो अपने आप को बोलते हैं, दे अज्यूम प्रॉफिट इज इक्वल टू मनी. दे 2 different things.
profit and money are two separate things and both are required for a successful business. तो एक तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करना चाहिए, दूसरा कैश फ्लो मैनेज करना चाहिए. अदरवाइज इट इज वेरी लाइकली दैट यू हैव huge amounts of profit and no money. Equally likely you're sitting on huge amounts of bank balance and don't make a profit. Both are wrong. I've always said successful companies दो pillars पर खड़ी होती हैं. Pillar number 1 profitability, pillar number 2 cash flow. एक भी pillar weak हो गया तो that company will suffer. So it's a matter of management. Profitability alone doesn't qualify a company. No, because if you don't have money, बहुत profit बना रहे हो, सैलरी देने को पैसा नहीं है, क्या फायदा? You got to make sure there is money at the right time. Everything. मेरा एक दूसरा मंत्रा है, less is bad, more is worse, which applies to money also. If you have too much money, I think that's a bad thing. If you have too little, that's also bad. So ये manage करना पड़ता है. They don't happen on its own, and therefore everybody has to be financially literate. What does a financially literate India look to you? Financial literacy की हम बात कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया कब financially literate कहलाएगा? ये बहुत 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 बड़ा टास्क है. पहली बात तो जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं वहाँ भी फाइनेंशियल इलिटरेसी है. डाउन द लाइन तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या हालत होगी. I spend a lot of my time with large companies and I find it scary the amount of financial illiteracy that exists. और समवेयर अलॉन्ग द लाइन हमारे में वो थोड़ा गिल्ट कॉम्प्लेक्स आ गया था, यार हम तो जो पैसा देता है उसको पढ़ाते हैं मगर वो लोग भी हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनका क्या. तो थोड़ा थिंकिंग छोटे से स्टार्ट हुआ, होते 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 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है. वी कॉल इट फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर ऑल. That is an attempt to train 1 billion Indians free of cost. I don't know when that will happen. I don't know how that will happen. We are doing a bit. जहाँ भी हो सकता है किसी दिन बताऊंगा क्या क्या कर रहे हैं. I only know in the years to come the percentage of my time devoted to that project will be growing successively. फिलहाल I don't give as much time as it should. But when, to answer your question, when will India become financially literate? I don't know. But what it looks like is when it becomes, I think everybody will benefit. Nation will benefit, industries will benefit, people will benefit. Most people ka problems can be traced to financial illiteracy. Most businesses, you might be aware, दुनिया में it's an undisputed fact. 90% से ज़्यादा business failures are attributed to bad finance management. तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी एक कॉमन बीमारी है. All over the world. All over the world. We train extensively in Middle East, in Far East, in Europe, in US, in Africa. Russia में भी हमारे सेशन होते हैं. And across the board, in fact, India में relatively smarter हैं लोग, at least at a higher level. Down the line, illiteracy बहुत है. तो हमारा जो वो financial literacy for all का है, that is to take them to the grassroots level. But even on the entrepreneurial level, I think Indians are better than many others. You know, if you have bad business ethics, यार आप criminal activity करते हो, पकड़े गए, you shut down, you deserve to shut down. But when everything is fine and you didn't realize the importance of finance management or financial literacy, therefore it shut down, criminal. And almost every client of mine ने कभी ना कभी मेरे साथ इंटरेक्शन में फ्रस्ट्रेशन में बोला होगा, यार ये हमको स्कूल में क्यों नहीं सिखाया. Exactly. I wish. तो हमने सोचा then why not teach them at that stage. So my first step is this. We plan to do lots of other things, training programs, videos, e-learning. I'm planning a stock market game, in fact. That might be interesting. एक ज़माने में मैं चलाता था stock market game. स्टॉक मार्केट गेम. You know, जब हर्षद मेहता स्कैंडल हुआ, उन दिनों मैं एक इवेंट भी करता था. I must show you the pictures later outside. Every biggest name from the financial world has been our guest over here, Pune में. Okay. हम एक इन्वेस्ट फेस्ट नाम से फेस्टिवल करते थे. 12 साल चला वो, 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल. पुणे में होता था और दुबई में होता था. Okay. So it was a mela of financial opportunities and a Gathering series of of talks. How many people? हजारों लोग used to come. हजारों लोग used to come. And it was free. Again, social contribution. So Rakesh Jhunjhunwala has been a speaker. Sucheta Dalal has come multiple times. SEBI chief, NSC, BSc, UTI, सारे लोग आया करते थे. बड़ा मजा आता था. So
It started in 1992, Jan में. Why I'm saying that is because Harshad Mehta scandal happened in April 92. So क्यों start हुआ? क्योंकि before Harshad Mehta scandal, माहौल was absolutely exciting, electrifying. So we said, let's bring all investment opportunities in one place. लोग confuse हो रहे हैं. And then the scandal happened. पहले लोग irrationally enter कर रहे थे. अब वो equally irrationally exit करने लग गए. So again we said, यार, how to bring them back? When I said we said, I mean, who the hell am I? Nobody. मेरा काम नहीं है ये. तो ये social contributor, ये government का काम है. Exactly. So we said, कैसे उनको वापस लाया जाए? So I designed a game. ये सब गेम उसकी 15-20 साल बाद अब पॉपुलर हुई हैं on various platforms. Mock stock. I'm talking about 92, 93. So this game, we said, if you're scared to invest with your money, क्यों डर लग रहा है ना, तो एक काम करो, ये गेम है. Everything is real except the money. Money is imaginary. Try your strategies. अगर लूज करोगे तो गेम में लूज करोगे, नो लॉस. और अगर गेम में जीत गए, you know it works, then bring your money and come Exactly. back. A little contribution. ये पूना में स्टार्ट किया हमने. This game became very, very popular. Well over 1,000 people joined. It used to run for 15 days. Does it And we used to physically give them come there? prizes. हाँ जी? नहीं. Online. I used to, no, online था ही नहीं उन yeah, दिनों. sorry. We used to call them to a auditorium Okay. and explain how the game runs and give them a booklet, एक page. And they used to modify their portfolio and send it to us every 15 days. Game used to run for 3 months. Every 15 days you can shuffle your portfolio. They used to physically come here. हमने होम ग्रोन सॉफ्टवेयर बनाया था इवेल्युएट करने के लिए, और प्राइजेस देते थे हम, लाख रुपए के शेयर खरीद के देते थे उनको, जो विनर को. पता नहीं क्यों आर्टिफिशियल मनी में ट्रेड कर रहे हैं और गेम में जीत गए तो वी यूज्ड टू गिव Real रियल money. प्राइज, रियल मनी. पहले हमने फूलिश प्राइजेस दिए, ट्रिप टू सिंगापुर, ये. Then I said, यार, they won by playing a stock market game. Exactly. Let's give them stocks. So एक को तो कम से कम genuine investor बनाएंगे. सर अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि कितने सालों में पैसा डबल होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड द रूल ऑफ 72. अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें सिंपल टर्म्स में क्या होता है ये. See, rule of 72 tells you डबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा. कैसे होगा रूल ऑफ 72 नहीं बताएगा. So rule of 72 is a nice thumb rule. If you want to know how soon anything doubles, suppose you're investing money at the rate of 6%. तो 72 को 6 से divide करो, 12 years the money will double. If you're earning 8%, 72 divided by 8, 9 years में पैसा will double. So it is a ballpark, not exact but almost correct. But you can apply it anywhere. I mean, if there is a 9% or say 6% inflation in the economy, so 72 divided by 6, 12 साल में prices would have doubled. Okay. So you apply it anywhere. How soon anything doubles, the rule of 72 tells you that. So this inflation thing, again, I've used in this book. It is so important because you should know how to invest, and then you should know how to invest in stocks, because stock is the only thing that helps you beat inflation. क्योंकि अगर 6% inflation भी पकड़ो, every 12 years if prices are going to double, and I say suppose you start earning today and you are maybe in your early 20s, so अगर आपने 24 की एज में स्टार्ट किया अर्न करना, और अगर 6% इन्फ्लेशन चल रही है, by the time this fellow becomes 36, prices would have doubled. By the time this fellow becomes 48, prices 4 गुना. By the time he becomes 60, 8 गुना. Imagine 60 पे रिटायर होता है. आपको उतना ही पैसा, उतना ही स्पेंडिंग एबिलिटी के लिए you should be earning 8 times as much. कितना बोला? 4, 8, 16 times as much. And now imagine average lifespan 80 साल का पकड़ो, फिर 60 to 72, 72 to, तब that तो you're not means earning. if you're not growing your money at that pace, you'll be actually having less than what you have today. So unless you understand that, and therefore how to invest and how to beat inflation, so rule of 72 helps you in all these places. आजकल सबको ना सर मैक्सिमम प्रॉफिट्स चाहिए और मिनिमम लॉसेस चाहिए, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? डज दिस थिंग एग्जिस्ट? नहीं, वो अच्छी बात है. कैसे? लेकिन स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हो तो आई हैव ऑलवेज सेड स्टॉक मार्केट में ये दो फ्रेज एग्जिस्ट ही नहीं करते. देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मिनिमम लॉस,
बिकॉज आप प्रॉफिट, आपने शेयर खरीदा, बढ़ गया और आप वेट कर रहे हो मैक्सिमम के लिए, तो फिर तो अनएंडिंग वेट है ना. बिफोर दैट इट माइट क्रैश. सिमिलरली मार्केट गिर गई एंड यू से आई वांट टू बाय बट मिनिमम लॉस में, तो इट विल बाउंस बैक एंड इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग बैक इट गोज ऑन फॉलिंग. लॉस में गो ऑन माउंटिंग. So the time to make a profit or loss in the stock market is now. जभी भी हो सकता है. But then at the same time, like I said, market ऊपर चला गया. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, don't sell in a rising market, sell it. So what should you do? So there are multiple strategies. One strategy says अगर आपने 1000 चीजें ली हैं, 1000 शेयर लिए हैं, मार्केट बढ़ गई, there's no such thing as maximum profit. What to do? Time to make a profit now, but don't sell all. थोड़ा सा बेचो. क्यों थोड़ा बेचो? Two things. One is और बढ़ गई तो you have more to sell. And on the other hand, गिर गया तो आपका average price बाकी के shares का कम हो गया. So either way it makes sense. So loss भी बनाना है तो profit भी बनाना है तो अभी बनाओ. Market गिर गई. I mean, lot of people start praying यार ऊपर जाओ, उससे ऊपर नहीं जाने वाली. You have to act on it. स्टॉप लॉस अगर आपने रखा है देन प्लीज रिलीजियसली फॉलो इट. आपने बोला आई एम नॉट विलिंग टू लूज मोर देन 10 रुपीज, तो अगर 10 रुपया गिर गया तो निकल जाओ. डोंट रिग्रेट इफ इट बाउंसेस बैक द नेक्स्ट डे बिकॉज यू आर गोइंग टू डू इट कंसिस्टेंटली. सो मोर ऑफन देन नॉट इट विल हेल्प यू. Sir, one or two exceptions say people judge. हाँ, They so don't you- follow so if the you basics. take over a bigger number of transactions, it will work in your favor. Sir, अगर stocks और real estate के अलावा if you have to think about an unusual investment, तो वो क्या होगी? Stocks, real estate, safer investment like bonds, etc. Then there is an investment unusual like art, which you see a lot of it around. But I've always felt don't treat it as investment. बोलने के लिए है. Like for example, I love art. If I buy it, I don't think I'm going to sell it unless बहुत मजबूरी आ जाए, which hopefully नहीं आएगी. But just because the price has appreciated, selling, because you buy it, at least because I buy only the art that I like. I don't buy it because of its value alone. Exactly. Then investment value becomes irrelevant. But that's one of the unusual investments. Sir, in total अगर आप बताना चाहें कितनी books आपने लिखी हैं? Books अभी हो गई हैं on the shelves 8 titles. Okay. Romancing the Balance Sheet, like I said, पहली वाली थी. फिर Eye on the Bottom Line. Flirting with Stocks is on stock market. Financial Affairs of the Common Man is personal finance. फिर 2 versions Romancing the Balance Sheet and Eye on the Bottom Line की travel editions बनाई हैं. So 2 titles वो हैं. फिर Timeless Wisdom on Finance and now Start Early Finish Rich. How many like more to come? I don't know. Every time I write, I feel this is the last. And then after some time, you feel like, okay, why not? I want to write one on income tax. Okay. जैसे Romancing the Balance Sheet है, वैसे ही इनकम टैक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोग डरते हैं. मूवीज बनी हुई हैं जो डरा रही है लोगों They को. stay away. Whereas income tax is such a fascinating thing. So somehow want people to fall in love with that. Sounds very odd. How can you fall in love with something like income tax? शायद उस पे एक लिखूं मैं. I want to do. मेरी PhD भी taxation में ही है. Oh, So, we didn't know about that. If you had to pick one of your favorite books, like Romancing the Balance Sheet and the others. By far the most favorite is Romancing the Balance Sheet because that is my first book, Okay. which was written by mistake. I was grounded for 10 days. I had chicken pox. For a change out of my busy schedule, running, traveling, I do that all the while. 10 दिन I was grounded and had nothing to do. And chicken pox, I was physically fine. मुझे कुछ feel भी नहीं हो रहा था. But doctor said you have chicken pox. And it is contagious, so I wasn't allowed to mingle with people. So what do? Not used to sitting idle. So I was killing. नहीं book नहीं लिख रहा था. I was typing. अच्छा. Putting matter. मुझे पता ही नहीं था book लिख रहा हूँ. ठीक हो गया, लगा book लगती है, तो book बन गई. So Romancing the Balance Sheet was not even written by design. It just happened.
So 10 days and that book was ready. Then much later I realized यार वो कई चीज़ें लिखी नहीं उसमें, तो फिर हमने दूसरी लिखी Eye on the Bottom Line, वो जान के लिखी थी to cover up the missing. So if you combine romancing the balance sheet and Eye on the Bottom Line, you have everything a person needs to understand to run a business well. Then my publisher asked me to write on stock market. They said, you know, after the Intelligent Investor और कोई book नहीं आई है. मैं नहीं लिखता था उधर. Like I keep saying, मैं stock market का मैं तो शौक से I like to invest, I like to encourage, but मैं broker नहीं हूँ, मैं stock advisor नहीं हूँ, मैं वो कुछ करता नहीं हूँ. But they asked me, so I wrote on that. So Flirting with Stocks was born. Yeah, that was also very popular. Then another publisher asked me to write on personal finance. Another area I try to stay away from because it's become an overcrowded space. So I wrote that book, Financial Affairs of the Common Man. फिर हमने वो कोविड में I started sending out messages to a group, close group of people, finance related. Deep messages in a few words, हर Sunday को. So I called it Sunday Musings on Finance Management. वो group बढ़ता गया. Then Harper brought out a book of that called Timeless Wisdom on Finance. It is one page of my Sunday Musing. आज भी चल रहा है. अब तो लाखों लोगों को जाता है. It has become very popular. मैं एक संडे 15 मिनट लेट करूं तो मैसेज आते हैं संडे म्यूजिक नहीं आया. अच्छा. That kind of a thing. So Timeless Wisdom on Finance is a compilation of a few of the Sunday musings. So that book came out. So each book has come kind of by default rather than by design. Sir, what is success to you and what's your success mantra? You know, funnily, despite being a finance person, I would measure success in a non-monetary terms. From a work perspective, I think I'm blessed. मुझे लगा ही नहीं जिंदगी में कभी काम किया. I started practice as a CA the day I passed out. सुबह 6:30 बजे आके ऑफिस खोलते थे हम. रात को 9, 9:30 तक बैठते थे एंड लगता ही नहीं था काम कर रहे. एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल टीम. रात को निकलो कमरे से, यू आर स्टिल वर्किंग, गो होम, यू पुश देम आउट एंड अर्ली मॉर्निंग दे ऑल बैक. सो आई ऑलवेज हैड दोज काइंड ऑफ पीपल. वी नेवर वर्कड अकॉर्डिंग टू टाइम. कोई छुट्टी का वो नहीं. संडे को किसी को बोलो कुछ करना है, इमीडिएटली दे विल डू. सो आई फील इफ आई स्लीप एवरी नाइट वेटिंग कब सुबह हो कब निकलूँ, I think that's mark of success. You look forward to it. Doesn't feel like work. I used to tell everyone, you know, मैं सुनता था लोगों को Monday morning blues. I've never understood that term. अरे Monday morning, मेरे को Saturday evening blues होते थे कि कल संडे है, काम नहीं, मैं भी काम करूँ तो दूसरे नहीं करते. I think Gen Z of today, they are like this. They want their proper clock in, clock out timings. उनको नहीं बैठना है 5 That मिनट for me भी is extra. worrisome. But then that shows when you clock in, clock out, that shows आप कितना dread कर रहे हो. यार कब दिन खत्म हो मैं निकलूं. Exactly. That itself is something to pity. That means you're doing the wrong thing. Because if you are not working, if you are pursuing a hobby, will you ever do that? Suppose you're an artist, उसको बोल यार 5 बजे बंद कर दे. अरे बोला मेरे को बुला रहा हूँ यार. I don't want to stop. I'm enjoying it. So if you choose work, I mean, I understand everybody doesn't have, I think, like I said, I think I'm blessed. Others are also, but try and choose something which you enjoy. If you can find, so success here, if you can find work which can bring you money and which you love, I think ultimate definition of success is that. It almost felt as if I was attending a master class. And आप लोग को भी अगर ये master class पसंद आई, आपने सीखा, आपने जाना, you can read his books, but you can also watch this entire interview. और भी interviews हमारे ऐसे देखने के लिए subscribe to IND Money and do not forget to like this video. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.